नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके में द सक्सेस पॉइंट से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूपी पीएससी यानी कि आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और साथ में पीसीएस का भी लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं। उसके अंतर्गत भी हम लोग प्रश्नों को देखे हैं और देखेंगे भी आगे। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा था, कल उसका डिस्कशन हो गया पूरा। आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे, यानी कि विश्व के भूगोल पे आज अध्ययन करेंगे। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा जो है दोस्तों वो वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो दोस्तों अगर हम आकाशगंगा की बात करते हैं तो आकाशगंगा को जो वर्गीकृत किया गया है वो क्या है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में किया गया है। पहले तो दोस्तों हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये? ठीक, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों अगर हम आकाशगंगा की बात कर लेते हैं, चलिए। तो ये जॉर्ज लेमेंतर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब पूर्व वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसे विस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। ठीक है दोस्तों। अब ब्रह्मांड में अनुमाता 1000 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमाता 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी जो है वो जिसमें सौरमंडल स्थित है को मंदाकिनी, आकाशगंगा या फिर दुध मेखला कहा जाता है। गैलेक्सी के अनेक आकार प्रकार होते हैं दोस्तों। ये अंडाकार भी होता है, सर्पिलाकार भी होता है और अनियमित भी आकार भी हो सकते हैं। 2005 में स्लिप्टजर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं और विवरण के विपरीत इस बात से स्पष्ट किया कि आकाशगंगा का जो आकार है वो दंड सज्जित यानी कि सर्पिलाकार है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या फिर 50 करोड़ वर्ष। तो दोस्तों सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा करने में कम समय लगता है। सूर्य की गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर होता है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kps या 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी तथा 220 किलोमीटर प्रति सेकंड गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है दोस्तों? 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 करोड़ वर्ष। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तारे का रंग सूचक होता है सूर्य की दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या फिर उसके ताप का। तो तारे का जो रंग सूचक होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है उसके ताप का। तो डी पे दिया हुआ, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय आईएसटी देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। रीवा की बात करते हैं दोस्तों तो ये 81.19 डिग्री पूर्व में स्थित है। सागर की बात करें तो 78.50 डिग्री पूर्व में स्थित है। उज्जैन की बात करें तो 75.43 डिग्री। होशंगाबाद 77.45 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो अगर हम स्पष्ट की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम है, तो वह है रीवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है रीवा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा, इंडिकटन सीमा, हायसल सीमा और पोलर सीमा। तो ऐसी सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी होती है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष और धूमकेतु। तो तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटनाएं होती हैं दोस्तों वो क्या होती है? कृष्ण विवर के नाम से जानी जाती हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच जे भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने और हरगोविंद खुराना ने। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को जिसने प्रतिपादित किया था वो थे एस चंद्रशेखर। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का क्या कारण है?
वह बहुत छोटे आकार का है, बहुत बड़े आकार का है, बहुत उच्च घनत्व वाला है या फिर बहुत अल्प घनत्व वाला है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कि ब्रह्मांड में कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल उच्च गुरुत्वीय खगोलीय अस्तित्व में होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इसके आर पार नहीं गुजर पाता। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत उच्च घनत्व होता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। सभी तारामंडल को देखने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए। वर्ष के प्रत्येक माह में कोई ना कोई तारामंडल अवश्य दिखाई देता है। तो दोस्तों इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 88। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलुनर और बाइट। तो निम्नलिखित में जो अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बाइट, क्योंकि बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या फिर क्वालर। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए अंतरिक्ष में पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर पाया जाता है। ब्रिटल स्टार की बात करें तो संबंध एनेमिलिया जगत, कॉर्डोमेटा संघ तथा ओफिरोइडिया वर्ग से होता है, जो समुद्री जीव स्टार के समान है। ये दोनों ही समुद्री सतह का रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव होते हैं, जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन जो अंतरिक्ष के में नहीं पाया जाता वो है ब्रिटल स्टार। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि एक तरह की मछली है। आगे चलते हैं। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी। उस तारे का क्या नाम था? विर्गो, 70 वर्जिन्स, पीटर लग्यूस और पिग डीपर। तो पीटर लग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से 427 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 में दोस्तों, प्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्सले ने देखा था, क्योंकि 1995 में हबल दूरबीन से इसका चित्र खींचा गया था। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला प्रथम चित्र था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बीटल लिग्यूस। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो एक खगोलीय एकक जो औसत दूरी होती है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर और क्वासर। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन खगोलीय वस्तु नहीं है तो वो है कृष्ण मास्टर। कृष्ण मास्टर नहीं बल्कि कृष्ण वीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है दोस्तों, जो कि 4 से अधिक प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनसे आने वाले रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता रहता है। तो पूछा जा रहा है कौन खगोलीय वस्तु नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण मास्टर। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई दूरी का, समय का, चमकीलापन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों दूरी का। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो यह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिण ध्रुव या फिर उत्तरी ध्रुव पर। तो यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो यह अवस्थित है दोस्तों विषुवत रेखा पर। कहाँ पर स्थित है? ये विषुवत रेखा पर स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, स्टीलर मील, गैलेक्टिक इकाई या फिर कॉस्मिक किलोमीटर। तो दोस्तों अगर हम निर्वात में प्रकाश द्वारा देखें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई मानी जाती है। तो तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या हो जाएगी? प्रकाश वर्ष हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो जाएगी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये आपका बेस भी मजबूत करेगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी आपको देगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, हिमालय की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से या फिर ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो संबंधित है दोस्तों, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित होता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ पे दी हुआ है? सी पे दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? सतत सृष्टि सिद्धांत, संकुचन विमोचन सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है वह इनमें से कोई नहीं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाल दानव किससे संबंधित है? तारे से, सूर्य से, चंद्रमा से, ग्रहों से। तो दोस्तों लाल दानव का संबंध होता है तारे से। ठीक है दोस्तों, मैं समझ रही है। लाल दानव का संबंध किससे होता है आपको बताना है? तारे से, सूर्य से, चंद्रमा से या फिर ग्रहों से। लाल दानव का संबंध किससे होता है? ब्रह्मांड में लाल दानव किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये तारे से संबंधित है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सुपरनोवा तारा किस प्रकार का तारा होता है? सुपरनोवा तारा किस प्रकार का तारा होता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मैग्नीट्यूड वाले तारे, न्यूट्रॉन युक्त तारे, बिना मैग्नीट्यूड वाले तारे या फिर बहुल तारे। सुपरनोवा कौन सा तारा होता है? तो ये बुझा हुआ तारा, यानी कि कौन से तारे होते हैं आपको ये बताना है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। सुपरनोवा किस प्रकार का तारा होता है? बिना मैग्नीट्यूड वाले तारे, न्यूट्रॉन वाले तारे या फिर बहुल तारे। जल्दी बताइए फटाफट से, सुपरनोवा तारा किस प्रकार का तारा होता है? बताइए दोस्तों, सुपरनोवा तारा किस प्रकार का तारा होता है? दोस्तों ये तारे का विस्फोट होता है। किस तरह के तारे होते हैं ये बताइए। बताइए दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। सुपरनोवा तारा किस प्रकार का तारा होता है? मैग्नीट्यूड वाले तारे, न्यूट्रॉन वाले तारे, बिना मैग्नीट्यूड वाले तारे या बहुल तारे। तो दोस्तों ये होता है न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन युक्त तारे होते हैं। तो बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पल्सर किसे कहते हैं? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। पल्सर किसे कहते हैं? घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे, मैग्नीट्यूड वाले तारे, सुपरनोवा तारे या फिर न्यूट्रॉन तारे। तो दोस्तों पल्सर किसे कहते हैं? फटाफट से आंसर दीजिए, पल्सर किसे कहते हैं? तो दोस्तों अगर हम पल्सर की बात करते हैं तो दोस्तों पल्सर न्यूट्रॉन द्वारा निर्मित एक विशेष प्रकार का तारा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर और पल्सर की बात करें तो एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है, यानी कि घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? घूमते हुए तारे होते हैं। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? किसने कहा था दोस्तों? तो बताइए आपके ऑप्शन न्यूटन, गैलीलियो, कोपर्निकस, पर्डिन। तो जिसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, तो ये कहा था दोस्तों कोपर्निकस ने। तो कोपर्निकस कहाँ पे? सी पे दिया हुआ, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। पृथ्वी के संगठन में एक मुख्य तत्व सिलिकन है।
सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के 190 गुना है। तो हमारे सौर परिवार के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सघनतम है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते किंतु चमकते नहीं हैं। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशमान होते किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशमान भी हैं और चमकते भी हैं। तो दोस्तों ग्रहों के बारे में अगर बात की जाए तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में देखिए। पहला प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस। आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले होगा आपका पृथ्वी, पहले पृथ्वी होगा। पृथ्वी के बाद आपका बृहस्पति होगा। बृहस्पति के बाद आपका यूरेनस होगा। उसके बाद प्लूटो होगा। तो 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ पे? ए पे दिया होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का नहीं है? आपके ऑप्शन है बुध, फ्लोरिडा, शुक्र, शनि। तो फ्लोरिडा की बात करें दोस्तों, तो फ्लोरिडा अमेरिका में अवस्थित अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल है, इसलिए फ्लोरिडा नहीं है। बाकी सब सौरमंडल के ग्रह हैं। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, शनि तथा पृथ्वी, पृथ्वी और शनि, और वरुण तथा पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में से पृथ्वी और शनि है। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति और शनि। तो ये कहाँ पे मिलेगा? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में, केवल द्रव अवस्था में, केवल गैसीय अवस्था में, द्रव, गैसीय दोनों अवस्था में। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो होते हैं वो द्रव, गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा। तो दोस्तों अगर सूर्य की ऊर्जा की उत्पन्न की बात करें तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन सी पे दिया हो, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्यग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्यग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पदचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतः पदचिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो हीरक वलय एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पदचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्दांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा, किसी दिन, पूर्णिमा को। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति दोस्तों तब होती है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है। इस स्थिति केवल प्रविध यानी न्यू मून यानी अमावस्या को होती है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिपदा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पच्छाद कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में, स्तरीय मेघों के धूलकणों में। तो सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से जो उत्पन्न होता है वो पच्छाद कपासी मेघों के हिम स्फटिकों से उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? सप्तऋषि, मृग, वृषक, वृष। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं दोस्तों वह है आपका सप्तऋषि, वह सप्तऋषि। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी होती है 3 जनवरी को। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और इसी को क्या कहा जाता है? उपसौर। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स की धारा को क्या कहते हैं? सौर पवन, ध्रुवी पवन, अगुलहास की धारा, या फिर इंगमिंगर की धारा। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स की धारा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं, बताइए। तो इसे कहा जाता है दोस्तों ध्रुवी पवन। क्या कहा जाता है? ध्रुवी पवन। बताइए ध्रुवी पवन कहा जाता है।
सूर्य के कोरोना से जो प्रोटॉन्स की धारा निकलती है उसको क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। सूर्य सौर पवन, उसे क्या कहेंगे? सौर पवन। चलिए, तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसे सौर पवन कहा जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौर मंडल में उपस्थित ग्रह में से कौन से ग्रह शुद्ध ग्रह नहीं है? उपस्थित कौन सा शुद्ध ग्रह नहीं है? प्लूटो, चेरान, सीरस, धूमकेतु। बताइए कौन सा जो है वो शुद्ध ग्रह नहीं है? बताइए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। शुद्ध ग्रह नहीं है। सौर मंडल में उपस्थित ग्रह में से कौन सा ग्रह जो शुद्ध ग्रह में नहीं आता है, वो कौन सा होता है? वो तो चिरान है। बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी, शनि। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो है दोस्तों बुध। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, बृहस्पति। बताइए कौन सा इसमें जिसके कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध। कौन सा है दोस्तों? बुध है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सबसे कम समय सूर्य चक्कर लगाता है? तो ये था बुध। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया था 2006 में, 2007 में, 2008, 2009। तो प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया था 2006 में। तो इज द राइट आंसर। अगला। किस संघ के द्वारा प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया था? अंतरिक्ष खगोलीय संघ, अंतरिक्ष भूगर्भ संघ, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो किस संघ के द्वारा प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ संघ, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ संघ दोनों। ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको हटा दिया गया था। आपको बताना है किसके द्वारा हटाया गया था? अंतरिक्ष खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, किसके द्वारा? बताइए किसको हटा दिया गया था? किस संघ के द्वारा प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया था? वो था खगोलीय दोस्तों। ठीक है, खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। बुध ग्रह पर कौन सा बेसिन पाया जाता है? बुध ग्रह पर कौन सा बेसिन पाया जाता है? बताइए बुध ग्रह पर कौन सा बेसिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों कैलोरीज बेसिन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो है शुक्र। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उच्च स्तर है। तो दोस्तों कथन और कारण की अगर हम बात करें तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने का ग्रह क्या नाम है? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो शुक्र जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? प्लूटो, शनि, मंगल, शुक्र। तो मैगलन अंतरिक्ष यान दोस्तों ये भेजा गया था शुक्र के लिए। तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन। और ये कब भेजा गया था? तो ये 1989 में भेजा गया था, 1989 में भेजा गया था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह देखा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कैपर्निकस, टॉलमी, स्ट्रैबो।
तो जिसने सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार कहा था दोस्तों, वो कौन थे? अरस्तु इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। फिर मैं कहूँगा जितने ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच पाएंगे। तो मंजिलों से चल कर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए तो ऐसा शीशा तलाश कर दोस्तों। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे दोस्तों। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।